सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतलीबाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेकदिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतलीबाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छुटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमीटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा
कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां। सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना। ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही रोचक विषय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मुहावरे। इससे संबंधित हम पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने मुहावरे का अर्थ और मुहावरे की आवश्यकता और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम मुहावरों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही मुहावरों को अर्थ सहित समझेंगे कुछ उदाहरणों से। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये वीडियो। आप अपनी कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुहावरों को कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह कि मुहावरों के रूप को बदला नहीं जा सकता। इनमें प्रयुक्त शब्द को उसी रूप में स्वीकार करना होता है। अब ये कैसे कह सकते हैं हम? एक उदाहरण से समझते हैं। पहला है अंग टूटना। यह एक मुहावरा है। अंग टूटने का मतलब है शरीर में दर्द होना, है ना? तो अब इसे हम यह नहीं कह सकते कि शरीर टूटना। यहाँ पर अंग और शरीर जो है वो दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, पर इन दोनों को हम स्थानांतरित नहीं कर सकते। अंग टूटना जो है वो सही मुहावरा है, जबकि शरीर टूटना गलत। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल विचित्र बात है कि अंग और शरीर दोनों का अर्थ तो एक ही है और फिर मुहावरों में अर्थ का महत्व भी नहीं होता, कुछ और ही अर्थ होता है। तो फिर शब्दों की हेराफेरी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुहावरों की विशेषता है कि वे कई वर्षों के अभ्यास से हमारी संस्कृति में चली आ रही है। तो उस अभ्यास को तोड़ने का कोई उचित मतलब नहीं होता। इसीलिए मुहावरे के रूप को नहीं बदला जा सकता और इनमें जो शब्द होते हैं उसको उसी रूप में स्वीकार करना होता है। आइए अब जानते हैं सावधानी संख्या 2 कि हमें दूसरे नंबर पे कौन सी सावधानी बरतनी है। वास्तविक अर्थ के साथ मुहावरों का प्रयोग न करके रूढ़ अर्थ के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि राकेश हवा में उड़ने लगा है, अब इसका मतलब तो यह नहीं है कि राकेश सच में हवा में उड़ने लगा है। इसका मतलब यह है कि जो राकेश है उसको अति आत्मविश्वास हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, है ना? तो यही इस सावधानी संख्या का अर्थ है कि वास्तविक अर्थ के साथ मुहावरों का प्रयोग नहीं किया जाता, रूढ़ अर्थों के साथ किया जाता है मुहावरों का प्रयोग। आइए अब हम अगली सावधानी के बारे में जानते हैं। मुहावरों का प्रयोग जब वाक्य में होने लगे तो क्रिया, लिंग, वचन, कारक के अनुसार मुहावरों में परिवर्तन आता है। अभी ध्यान रहे, हमने पहले बात की थी कि हम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, पर शब्द का पर्यायवाची रूप नहीं रख सकते, पर उसके लिंग, वचन, कारक को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए
राकेश हवा में उड़ने लगा है। अब हवा में उड़ना ये एक मुहावरा है, पर अगर यही किसी लड़की के लिए प्रयोग किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वह हवा में उड़ने लगी है। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार हमने मुहावरे की क्रिया को बदल दिया। इसीलिए मुहावरों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो मुहावरे की जो क्रिया है वो वाक्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। आइए अब हम अगली सावधानी के बारे में जानते हैं। अगली सावधानी है कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय उसके लाक्षणिक अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। अब यह तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम किसी भी मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए, और ना केवल शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए बल्कि उसका लाक्षणिक अर्थ पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ मुहावरों में उतना महत्व नहीं रखता बल्कि ना के बराबर महत्व है, वहीं लाक्षणिक अर्थ जो है उसी की महत्ता होती है। अब ये लाक्षणिक अर्थ क्या है? देखिए, जब शब्द के आधार पर ही अर्थ निकाला जाता है तो उसे कहते हैं अभिधार्थ, और जब शब्द का अर्थ किसी लक्षण के आधार पर, गुण के आधार पर निकाला जाता है तो उसे कहते हैं लाक्षणिक अर्थ। तो मुहावरों में लाक्षणिक अर्थ होता है तो उसकी जानकारी प्रयोगकर्ता को होनी चाहिए कि जिस मुहावरे का वो प्रयोग कर रहा है उसका अर्थ क्या है ना। आइए अब हम अगली सावधानी की चर्चा करते हैं। अगली सावधानी ये है कि मुहावरों का प्रयोग सीमित तथा आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। अब अगर हम एक वाक्य लिख रहे हैं और उस वाक्य में हमने मुहावरे का प्रयोग किया, अगला वाक्य लिखा उसमें भी मुहावरे का प्रयोग किया, अगला वाक्य लिखा उसमें भी मुहावरे का प्रयोग किया, इस प्रकार पूरे अनुच्छेद में जितने मुहावरे लिखे हमने उतने ही वाक्य लिख दिए। तो वाक्य कम मुहावरे ज्यादा, और जो भाषा है वो प्रभावशाली होने से अधिक कठिन और बहुत ही अरोचक हो जाएगी, मतलब उसकी रोचकता छिन जाएगी। तो मुहावरे का प्रयोग सीमित होना चाहिए और इतना सटीक होना चाहिए कि जहां पर प्रयोग हो रहा है उस स्थल की अभिव्यक्ति विशेष तौर पर हो, अच्छी स्तर पर हो, मतलब उसका कोई अलग अर्थ ना हो, यानी लक्षणार्थ जो है वो बिल्कुल सही सही बैठ जाए, है ना। आइए अब हम अगली सावधानी की चर्चा करते हैं। अब यह अंतिम सावधानी है जो छठे संख्या पर है ये सावधानी। आइए अब हम जानते हैं ये कौन सी सावधानी है। इस सावधानी में यह है कि इसका प्रयोग लोगों की निंदा, कमियां व दोष दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए, लोगों की निंदा करना, कमियां व दोष दिखाना एक अलग है और व्यंग करना अलग है। व्यंग करते हैं हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर उसकी अच्छाइयां और बुराइयां पहचान कर उस पर कुछ कहना, है ना, और उसके सुधार की आशा होती है उसमें। पर जो निंदा है वो बुराई होती है, वो नकारात्मक भाव है। तो कभी भी हमें मुहावरों का प्रयोग दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। मुहावरे का सटीक प्रयोग वही है जहां पर अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, भाषा को श्रृंगारिक बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, कमतर दिखाने के लिए, उनके कमियों और दोष को दिखाने के लिए, निंदा करने के लिए कर रहे हैं तो वो मुहावरे का गलत प्रयोग है, हमें उस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब हम कुछ मुहावरों को देखकर उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला मुहावरा है आंखों का तारा। अब आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ यह है कि अति प्रिय। अब इससे आप सभी एक वाक्य बनाकर दिखाइए। मुझे आशा है कि अब तक आपने वाक्य बना लिए होंगे। आइए स्क्रीन पर देखते हैं, मैंने भी एक वाक्य बनाया है इस मुहावरे का प्रयोग करके। वह है आशीष अपनी माँ की आंखों का तारा है, यानी आशीष अपनी माँ को अति प्रिय है ना। आइए अब हम अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है मुंह मीठा करना। अब मुंह मीठा करने का अर्थ होता है खुशी बांटना। अब चलिए मेरे साथ इस मुहावरे का प्रयोग करके एक वाक्य लिखिए।
मैंने जो वाक्य बनाया है वो है, जब उनके लड़के को नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो वे इतने खुश थे कि उन्होंने सभी पड़ोसियों का मुंह मीठा कराया था। यानी सभी पड़ोसियों से खुशी बांटी थी, उन्हें मिठाई खिलाई थी, है ना। आइए अब हम अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है चेहरा उतरना। इसका अर्थ होता है उदास होना और इससे संबंधित वाक्य इस प्रकार बनेगा कि जब श्याम को पता चला कि वो परीक्षा में विफल हो गया है तब उसका चेहरा उतर गया, यानी वह उदास हो गया। आइए अब हम अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है बात का धनी। बात का धनी होता है वादे का पक्का, यानी जो अपना वादा कभी ना तोड़े, अपना वचन कभी ना तोड़े। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है ना, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो इससे संबंधित एक वाक्य बनाइए। मैंने जो वाक्य बनाया है वो यह है, मैं जानता हूं वह बात का धनी है ना। आइए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है बाल बाल बचना। इसका अर्थ होता है किसी संकट से किसी प्रकार निकल जाना। अब जैसे कभी कभी आप गृह कार्य नहीं करके लाते और मैं आपसे पूछता हूं कि आपने गृह कार्य किया या नहीं, तो आप कभी कभी अपने दोस्तों के पीछे छुप जाते होंगे और आपको डांट नहीं पड़ती, इसलिए आप बाल बाल बच जाते हैं। तो इसी प्रकार आइए इस मुहावरे का एक प्रयोग करके देखते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, मैंने आज एक आदमी को देखा जो मरने से बाल बाल बचा। अब देखिए यहां पे हमने वाक्य में जब प्रयोग किया मुहावरे को तो इसमें वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन हो गया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मुहावरों का प्रयोग कैसे करना है। मुझे आशा है आपको मुहावरों का प्रयोग करना आ गया होगा। घर जाकर इसका अभ्यास जरूर कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुहावरों को याद करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपने मुहावरे को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, मुहावरा किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं काम करने वाले को, बी विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश को, सी किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को, या डी किसी काम के करने या होने को। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश को। प्रश्न 2, मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, बी भाषा को सरल बनाने के लिए, सी भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए, या डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं ए जोड़ने का अभ्यास करना, बी किसी को परेशान करना, सी भाग जाना, या डी गुस्सा होना। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग जाना। प्रश्न 4, मुहावरा हवा में उड़ना का क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं ए जहाज पर चलना, बी पंख लगाकर चलना, सी अति आत्मविश्वासी होना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अति आत्मविश्वासी होना। प्रश्न 5, आटे में नमक मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ए रोटी बनाना, बी आटा गूंदना, सी बहुत कम, या डी बहुत अधिक।
चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत कम। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समास प्रकरण के इस दूसरे वीडियो में। अब लगभग स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र का अर्थ आप समझने लगे होंगे। पहला बक्सा जो उल्टे हाथ की तरफ है वह बता रहा है कि वह पूर्व पद है, और जो सीधे हाथ की तरफ बक्सा है वह बता रहा है कि वह उत्तर पद है। और इन दोनों को मिला देने से जो दो बक्से एक साथ मिलकर एक बक्से के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, दरअसल वह समस्त पद है। आपको इन पदों के नाम यानी पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद वीडियो के दौरान बहुत ही काम आएंगे, आप इसे ध्यान रखिए। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे द्विगु समास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने समास का अर्थ जाना था कि परस्पर दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद आप सभी ने पढ़ा और समझा। हमने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आज की इस वीडियो में हम अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और कलम को लेकर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान रहे कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? हमने समझा कि समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इस प्रकार अव्ययीभाव समास की परिभाषा यह है कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह हमेशा एक जैसा रहता है। आइए अब इस परिभाषा को समझते हैं। अव्ययीभाव समास में सबसे पहला नियम यह है कि पूर्व पद अव्यय होगा तथा उसी का अर्थ प्रधान होगा। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। साथ ही जो समस्त पद बनता है वो अव्यय बन जाता है, यानी जो समस्त पद होगा वह भी अव्यय बन जाएगा। और अव्यय को अच्छी प्रकार इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अव्यय में लिंग और वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। इस प्रकार अव्ययीभाव समास में अव्यय की प्रधानता होती है। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है यथाशक्ति। अब यहाँ पर देखिए यथा जो शब्द है उसका अर्थ आ रहा है यथा यानी अनुसार, है ना। और ये जो यथा यानी पूर्व जो पद है वो एक अव्यय है, और जो शक्ति है उत्तर पद, इसकी प्रधानता नहीं है, प्रधानता है यथा की। इस प्रकार यथा शक्ति का अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। वही दूसरा जो उदाहरण है वो है भरपेट। अब भरपेट जो भर शब्द है वो अव्यय है और इसी का प्रधान अर्थ आ रहा है यानी पेट भरकर। और ये जो शब्द बना है भरपेट, यह भी एक अव्यय है, यानी इस पर भी लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात कि अव्यय की प्रधानता है, अव्यय के अर्थ की प्रधानता है, और जो पूर्व पद है वो हमेशा अव्यय रहेगा। आइए अब हम देखते हैं अगला समास। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए हमें कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। कारक का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके होंगे। आइए अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा है वह समास जिसमें समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए हमने पढ़ा था अव्ययीभाव समास में कि पूर्व पद प्रधान है।
और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान है। ये हमको ध्यान रखना है कि कौन सा पद प्रधान रहेगा, क्योंकि यह नियम है और नियम को याद करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला नियम यह होगा कि उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद की प्रधानता ही तत्पुरुष समास का एक विशेष गुण है। साथ ही समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह जैसे आपने कर्ता, कर्म, करण ये सब कारक पढ़े होंगे ना, इनके चिन्ह होते हैं और इनके चिन्ह जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। और इसी आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं, यानी तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के और भेद निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे करण तत्पुरुष समास है ना। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला है राजमहल। राजमहल समस्त पद है और राजा का महल इसका विग्रह किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो का है वो संबंध कारक है, तो यहाँ पर संबंध कारक का लोप हो गया। इस प्रकार इसमें संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है राजपुत्र। अब यहाँ पर भी संबंध कारक है, राजा का पुत्र, तो का लोप हो गया, तो यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष कारक है। इस प्रकार कारक चिन्हों के आधार पर हम तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी कर सकते हैं। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय ये कारक चिन्ह पुनः लगाने पड़ते हैं, तभी विग्रह जो है वो उचित माना जाता है। आइए अब हम द्विगु समास का अध्ययन करते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं उसे जानते हैं। सबसे पहले हम द्विगु समास के शब्द का उच्चारण सीखेंगे। द्विगु, यहाँ पर द्वितीय वाला द्वि और गु यानी द्विगु समास है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है। आइए अब हम इसके नियमों का विश्लेषण करते हैं, यानी जो चीज हमने इसकी परिभाषा में पढ़ी उसे निकालते हैं और समझते हैं कि क्या है वे नियम। सबसे पहला कि पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होगा, यानी जो उल्टे हाथ की तरफ जो शब्द होगा वो पहला शब्द संख्यावाचक होगा। कैसे, वो हम उदाहरण जब समझेंगे तो जानेंगे। और समस्त पद किसी संख्या को दर्शाएगी, है ना, यानी जो समस्त पद बनेगा, पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जो समस्त पद बनेगा वह किसी संख्या को दर्शाएगी, किसी समूह को बताएगी। और इस पद से यानी जो द्विगु समास से जो पद बनेगा, जो समस्त पद बनेगा, उससे किसी समूह का बोध होगा, किसी ग्रुप का बोध होगा, है ना। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से इंडिकेट किए जाएंगे, उसे संकेत किया जाएगा। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है चतुर्मुख। चतुर में देखिए पहला जो शब्द है यानी जो पूर्व पद है वो संस्कृत में चतुर्थ बोलते हैं चार को, इसीलिए चतुर्मुख पूर्व पद संख्यावाची है और जो समस्त पद है वो चतुर्मुख, और इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ आएगा चार मुखों का समूह, है ना, चार मुखों का समूह अर्थात चतुर्मुख। अब देखिए दूसरा उदाहरण तिराहा। तो मतलब तीन और राहा यानी राहों का समूह, तो इस प्रकार ये हो गया तीन राहों का समूह तिराहा। इसी प्रकार चारपाई हो गया, है ना, तिपाई हो गया। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो द्विगु समास के हैं। ध्यान रखिए द्विगु समास में ही संख्यावाचक शब्द होता है पूर्व पद, द्विगु समास में। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या कुछ विशेष अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अव्ययभाव समास क्या है। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, यानी वे समास जिसके पूर्व पद अव्यय हों वो अव्ययभाव समास कहलाएंगे और समस्त पद भी अव्यय बन जाएगा। हमने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। तत्पुरुष समास में क्या हुआ, तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जो कारक चिन्ह होते हैं उसका लोप हो जाता है और जो तत्पुरुष समास है इसके भेद कारक के आधार पर भी तय किए जाते हैं। अब हम जानते हैं द्विगु समास के बारे में। हमने क्या पढ़ा,
द्विगु समास के बारे में हमने यह पढ़ा कि इसका पहला यानी पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होगा और जो समस्त पद है वह भी किसी संख्या या किसी समूह का बोध कराएगा। इस प्रकार द्विगु समास एक संख्यावाचक समास है। मुझे आशा है कि आपको आज की यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, समझ आई होगी और घर जाकर आप इन तीनों ही समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। अभ्यास करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समास का अध्ययन करेंगे। समास का अध्ययन करने वाली वीडियो का यह पहला भाग है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम समास के बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दिया होगा। तब तक आप सोचने का प्रयास कीजिए कि इस चित्र का अर्थ क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समास का अर्थ जानेंगे कि समास कहते किसे हैं। इसके बाद हम संधि और समास में अंतर को समझेंगे। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में संधि का अध्ययन किया होगा। हम आज की कक्षा में समास का अर्थ जानते हुए संधि से किस प्रकार समास भिन्न है इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम समास के भेदों का अध्ययन करेंगे कि समास के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और कलम लेकर। आइए करते हैं अध्ययन हिंदी व्याकरण के एक विशेष प्रकरण का जिसका नाम है समास। आप सभी को स्क्रीन पर एक मानचित्र दिखाई दे रहा होगा और स्क्रीन पर दिखने वाला लड़का जिसका नाम गोलू है वह अपने स्कूल जाना चाहता है। एक चिन्ह द्वारा बताया जा रहा है कि गोलू का स्कूल मानचित्र में कहां है। विद्यार्थियों, क्या आप गोलू को इस मानचित्र के सहारे स्कूल पहुंचने में मदद कर सकते हैं? आप सभी कौन से रास्ते को चुनेंगे? वह रास्ता जिसमें गोलू को अधिक चलना पड़े या वह रास्ता जिसमें गोलू को सबसे कम चलना पड़े? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर आप गोलू के स्थान पर होते तो आप उस मार्ग को चुनते जिस मार्ग से कम समय में स्कूल पहुंचा जा सकता है। इससे सबसे पहला फायदा यह है कि हमारा समय बचेगा। समय बचेगा तो हम कोई और भी काम कर सकते हैं। आप सभी समय का महत्व जानते हैं। और दूसरा, समय बचने के साथ साथ हमारी ऊर्जा भी बचेगी। इस प्रकार जब हम जीवन में कुछ शॉर्टकट्स का प्रयोग करते हैं तो उससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रकार के शॉर्टकट्स भाषा में भी होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं। स्क्रीन पर आप एक राजा का महल देख रहे हैं। इसको व्यक्त करने के लिए आप यह कहेंगे कि वह राजा का महल है। और इसे अगर आप मुझसे कहें कि आप कैसे व्यक्त करेंगे तो मैं कहूंगा कि वह राजमहल है। अब आप देखिए, मैंने राजा का महल शब्द के स्थान पर राजमहल का प्रयोग किया है ना। राजा का महल और राजमहल, इन दोनों वाक्य में छोटा वाक्य कौन सा है? अगर आप सभी यह सोच रहे हैं कि छोटा वाक्य वह राजमहल है तो वह बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आप देखिए, दोनों में एक ही शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक जैसे लगभग शब्द हैं और एक ही भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, यानी अर्थ भी एक ही जैसा आ रहा है। पर अंतर इतना है कि लिखते और कहते समय स्थान की भी बचत हो रही है, समय की भी बचत हो रही है। और स्थान और समय की बचत हो रही है, इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा की भी बचत हो रही है। इस प्रकार जो समास है वो भाषा का एक शॉर्टकट है, जहां पे हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर शॉर्ट कर देते हैं।
आइए अब हम समास की परिभाषा जानते हैं। समास सम, अस और ध प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समीप समीप बैठना। समीप समीप बैठने से जो वाक्य विन्यास है वो संक्षिप्त हो जाता है, इसीलिए समास को हम संक्षिप्तीकरण का एक प्रकार भी समझ सकते हैं, एक प्रक्रिया भी समझ सकते हैं। इस प्रकार समास की परिभाषा यह बनेगी कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पद क्या होते हैं इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो आपस में संबंधित होंगे वो जब एक साथ मिल जाएंगे तो उस प्रक्रिया को हम समास कहेंगे। स्क्रीन पर आप राजा का महल और राजमहल उदाहरण देख सकते हैं। राजा का और महल ये दोनों आपस में संबंधित हैं, इसी को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है, एक पद बना दिया गया है जिसे हम राजमहल कह रहे हैं। और इससे क्या हुआ है, इससे संक्षिप्तीकरण हो गया है, इसीलिए यह समास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आइए अब हम जानते हैं कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। आप सभी ने संधि का अध्ययन पिछली कक्षाओं में किया होगा। संधि की परिभाषा इस प्रकार है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वहीं समास शब्दों के मेल को कहते हैं। आइए कुछ अंतर और जानते हैं। संधि में परस्पर दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस मेल को हम संधि कहते हैं, संहिता भी कह देते हैं कभी कभी। तो यहां पर आप देखेंगे कि वर्णों का मेल हो रहा है, यानी जो भाषा की इकाई है, सबसे छोटी इकाई वर्ण, उसका मेल हो रहा है। वहीं एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे सु धन आगत। अब यहां पर देखिए दो वर्णों का मेल हो रहा है, सु का उ और आगत का आ, तो सु धन आ मिलकर हो गया व। इस प्रकार बना स्वागतम शब्द बना। तो ये हुआ संधि। अब समास के बारे में जानते हैं। समास सम अस ध प्रत्यय से बना है ना, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना। इसकी चर्चा हमने की। तो यहां पर शब्दों को एक साथ बिठाया जाता है, दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों के मेल से नया पद बनता है, इसीलिए इसे समास कह देते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे अभी हमने राजा का पुत्र देखा, राजपुत्र हो गया। तो राजा का पुत्र जो है वो दो अलग अलग शब्द हैं और विस्तृत भी हैं, पर इनको संक्षिप्त करके हमने कर दिया राजपुत्र। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, एक शॉर्टकट प्रयोग कर लिया, और शब्दों के शॉर्टकट को हम कहेंगे समास और वर्णों के शॉर्टकट्स को हम कहेंगे संधि। यही एक जो बड़ा अंतर है वो संधि और समास में है। आइए अब हम जानते हैं समास की शब्दावली। समास को समझने के लिए उसकी कुछ शब्दावलियों को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे गणित में पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, उसी प्रकार व्याकरण में भी पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला है पूर्व पद। पूर्व पद समास जब होता है तो उसमें जो सबसे पहला पद होता है, यानी जो सबसे सामने पद होता है उल्टे हाथ की तरफ, उसे पूर्व पद कहते हैं। और जो सीधे हाथ की तरफ दूसरा पद होता है, दूसरा शब्द होता है, उसे कहते हैं उत्तर पद। पहले वाले को पूर्व पद और दूसरे वाले को उत्तर पद। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। अब है समस्त पद। समस्त का मतलब होता है कंबाइंड टोटल। तो यानी जब इन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाता है और इनसे जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। अब जब मिलाया जा सकता है तो अलग भी किया जा सकता होगा, तो इस अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। यानी दो पदों को जब मिलाया तो समस्त पद बन गया, और जब उन्हीं दोनों पदों को, उन्हीं दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया गया तो वह विग्रह हो गया। आइए अब इसे एक चित्र के आधार पर समझते हैं उदाहरण सहित। जैसे राजा का महल, आप उदाहरण ले लीजिए। राजा पूर्व पद है, महल उत्तर पद है, और राजमहल जो है वो समस्त पद है
है ना। राजा का महल बन गया राजमहल, और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो वो विग्रह कहलाएगा, है ना। आइए अब हम जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। अब तक हम समास की परिभाषा समझ गए कि शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और हमने समास की शब्दावलियों को सीख लिया, है ना, कि समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह क्या होते हैं। आइए अब इसके भेदों का भी अध्ययन कर लेते हैं। समास के 6 भेद प्रमुख माने गए हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। विद्यार्थियों, आप इन समासों की वर्तनी का अवश्य ध्यान रखिए। द्विगु और द्वंद्व लिखते समय हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन होती होगी, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इन शब्दों को देखिए, इनकी वर्तनी याद कीजिए, क्योंकि इनकी वर्तनी ही आपको बताएगी कि किस प्रकार इन समासिक भेदों में अंतर है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आज के जो विषय बिंदु हैं आपको वह पूरी तरह समझ आ गए होंगे। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है। हमने जाना कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और समास के कितने भेद हैं यह भी हमने जाना कि समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसके साथ साथ हमने संधि और समास में अंतर भी समझा। संधि वर्णों के मेल को कहते हैं और समास शब्दों के मेल को कहते हैं, यह भी हमने जाना। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने सभी विषय बिंदु को अच्छी तरह सीख लिया होगा। अगली वीडियो में हम समास के इन 6 भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सभी घर जाकर इन परिभाषाओं को, इन शब्दावलियों को और संधि और समास के अंतर को एक बार समझना ना भूलें, पढ़ना ना भूलें, इसका अभ्यास करना ना भूलें, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास।
संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भधारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के
सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है। और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।